दोस्तों नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्यव्यवस्था के अंतर्गत क्लासेज का क्रम निरंतर जारी है। मैं लोकेश डागोर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, ऐसी मेरी आप सभी से आशा है। आप मुझे मोटिवेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास से जुड़े रहें। आज की क्लास में जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की क्लास प्रस्तावना से रिलेटेड रहने वाली है और यह भारतीय संविधान का एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपकी एग्जाम में 100% आपको एक प्रश्न आज की क्लास से मिलने वाला है। लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहना है। प्रस्तावना से एक भी फैक्ट, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। आज का जो सेशन है उसमें सबसे पहले मैं एक बार आपके सिलेबस पर नजर डालेंगे। सिलेबस को हम कैसे कंप्लीट करेंगे उस पर भी 1 मिनट की चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को क्यों जोड़ना पड़ा, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो महत्वपूर्ण कथन कहे हैं विचारकों ने एवं इसमें जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उनका एक एक का किस प्रकार वर्णन करेंगे और एग्जामिनर आपसे किस प्रकार उस महत्वपूर्ण शब्दावली से प्रश्न पूछेगा, उन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एक बार सिलेबस अगर आप देखो तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपके पॉलिटी में भारतीय संविधान का निर्माण एवं विशेषताएं, जिसमें भारत के संविधान का निर्माण कैसे होगा, संविधान सभा का गठन होगा, उसके लिए कौन कौन से डेलीगेट्स आएंगे, कौन से असफल होंगे, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा बनेगी, भारत का संविधान निर्माण तैयार होगा और अंततः 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। ये हमने विगत 3 कक्षाओं में अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाद इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू की क्लास भी हमारी हो चुकी है। अब चलते दूसरे टॉपिक पर, उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना प्रियम्बल। ये आपका सिलेबस का दूसरा टॉपिक है। क्लियर? इसकी भी क्लास आपको पहले डिटेल्स वीडियो और उसके बाद इससे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं एवं विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी आपको एक वीडियो मिलेगी और इसी प्रकार आपके सिलेबस का एक एक टॉपिक मैं आपकी एग्जाम डेट से पहले करवाऊंगा और इससे रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज और साथ में आपका रिवीजन, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। सबसे पहले आज पढ़ते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना ये जो है ना, ये आपने पढ़ ली, इससे एक एक प्रश्न आपका इसी से क्लियर हो जाएगा। बार बार बताऊंगा कैसे। सबसे पहले प्रस्तावना आप देखोगे, हम भारत के लोग, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यही से प्रश्न पूछ लेता है। ये लाइन कहां से आई है? हम भारत के लोग, जो पंक्ति है ये कहां से ली है? अमेरिका से लिए। एक एक लाइन में प्रश्न छुपा हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बहु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को क्या करते हैं भाई? संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। एक एक लाइन में प्रश्न है, किस किस प्रकार प्रश्न बनेंगे डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले प्रस्तावना क्या है इसको हम देखेंगे। इसके बाद प्रस्तावना को भारतीय संविधान में क्यों जोड़ना पड़ा, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, इस पर भी चर्चा करेंगे। संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो प्रमुख विचारक है उन्होंने क्या क्या कहा है, कोई इसको आइडेंटिटी कार्ड बताएगा, कोई परिचय पत्र, कोई राजनीतिक कुंडली, कोई की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा, कोई संविधान का दर्पण, कोई मुखौटा बोलेगा। इन सारे महत्वपूर्ण कथनों पर विचार करने के बाद जो संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख शब्दावली, पंथ निरपेक्षता क्या है, समाजवाद क्या है, गणराज्य क्या है, न्याय क्या है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना क्या है जी। प्रस्तावना की अगर मैं बात करूं तो प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज है जहां से आपको पता चलेगा कि हमारे संविधान निर्माताओं के जो विचार थे ना वो क्या थे। प्रस्तावना की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको एक अय्यर साहब हैं, अय्यर, और ये किसके थे? ये प्रारूप समिति के सदस्य हुआ करते थे, है ना। इन्होंने कहा
कि ये दीर्घकालीन सपनों का विचार है। क्या बोल दिया? दीर्घकालीन सपनों का विचार। अर्थात भारत के जो संविधान निर्माता थे वो किस प्रकार का भारत आपको सौंपना चाहते थे, किस प्रकार की शासन प्रणाली वो लागू करना चाहते थे, इस प्रस्तावना से उनके विचार, उनके आदर्शों का और उनके उद्देश्यों का पता चलता है। यह है आपकी प्रियम्बल। क्लियर? प्रस्तावना वो नीति एवं आदर्श है जिन पर हमारी शासन प्रणाली और संपूर्ण संविधान आधारित है। आप प्रस्तावना देखोगे, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक। कैसा राज्य बनाना चाहते थे भाई? हम लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे कि भारत विश्व के पटल पर, वैश्विक पटल पर सबसे बड़ा लोकतंत्र साबित हो, ये चाहते थे हमारे संविधान निर्माता। प्रस्तावना भारतीय संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करती है। और आपको एक बात कह दूं कि ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अगर आप भारत के संविधान को पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना एक पूर्ण रूपेण एक आईना है भारत के संविधान का, तो ये आपको 100% पढ़नी चाहिए। एक आईने का मतलब है कि आपको संविधान के बारे में जानकारी है या नहीं, लेकिन ये भारत के संविधान की प्रस्तावना आपको पूरे भारत के संविधान की शासन प्रणाली की आपको जानकारी प्रदान करती है। ये है आपकी प्रियम्बल। क्लियर? यस। इसके बाद पढ़े भाई, प्रस्तावना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक बार हम नजर डालेंगे कि प्रस्तावना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। क्लियर है? प्रस्तावना का अगर उल्लेख की बात करें तो प्रस्तावना का उल्लेख सबसे पहले एक एक लाइन में प्रश्न छुपा हुआ है। एक एक लाइन में प्रस्तावना का उल्लेख अमेरिका के संविधान में किया गया था। किसमें किया गया था? अमेरिका के संविधान में। सबसे पहले अगर मैं लिखित संविधान की बात करूं तो सबसे पहला लिखित संविधान भी कौन से देश का है? अमेरिका का है। और इसी अमेरिका में सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं प्रस्तावना के। कोई देश जिसने सबसे पहले अगर अपने संविधान में प्रस्तावना को स्वीकार किया तो वो देश कौन सा था? वो देश था आपका हेलो। हाँ जी, चले। सॉरी डिस्टर्ब हो गया आपको। हाँ जी, अगर प्रस्तावना की बात करें सबसे पहले उल्लेख मिलेगा तो वो अमेरिका के संविधान में उल्लेख मिलता है। अब बात करें इसी से आपको एक बात और, जब आप भारत के संविधान की प्रस्तावना देखते हैं तो देखो प्रस्तावना से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहां से लिया है, आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगर एग्जामिनर पूछे आपसे कि भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा शैली क्या है भाई? भाषा शैली। और ये भाषा शैली हमने कहां से ले ली? तो ये भी हमने ले ली, कहां से ली? सॉरी, ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति, तो प्रथम पंक्ति आपको आंसर करना है अमेरिका। ये 3 प्रश्न आपके यहां से बनते हैं। प्रस्तावना की अगर बात किसी संविधान में सबसे पहले की बेस्ट में तो वो अमेरिका था। अगर प्रस्तावना को भारतीय संविधान में विचार कहां से लिया? वो अमेरिका से लिया। प्रस्तावना की भाषा शैली पर कौन से देश का इफेक्ट है? तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया का है। और प्रस्तावना की पहली पंक्ति अर्थात हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमने कहां से ली? तो ये हमने ले ली साहब अमेरिका से। कहां से ग्रहण कर ली? ये भी हमने अमेरिका से कर ली। क्लियर है? अब चलते हैं भारत के संविधान में। भारत के संविधान से थोड़े आप पहले पढ़ोगे तो उसमें मिलता है सबसे पहले 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन जो अधिनियम है वो आपको पता है क्या? 1919 का भारत शासन अधिनियम
इसको आप एक नाम से और जानते हो और वो है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्लियर? ये आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है और इसी में सबसे पहले आपको प्रस्तावना के दर्शन मिलते हैं। अर्थात 1919 के भारत शासन अधिनियम में भी प्रस्तावना थी और इसके बाद एक 1935 का भारत शासन अधिनियम आएगा जिसके 2/3 भाग हमने हूबहू अब वर्तमान संविधान में है। और सबसे ज्यादा इफेक्ट आपको पता हो, एग्जाम में प्रश्न भी पूछता है कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। आपका आंसर हो जाएगा सर 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने 2/3 जो उसके प्रावधान थे वो हूबहू वर्तमान भारत संविधान में है और इसमें भी प्रियम्बल थी। इसके बाद आप प्रियम्बल की बात करें तो अब इसके बाद प्रस्तावना को संविधान का द्वितीय वाचन होगा और वाचन कितने हुए तो आपका आंसर होगा सर संविधान के हुए 3 वाचन। 3 वाचन आप पढ़ते हो जिसमें 4 नवंबर 1948 से पहला वाचन होगा 9 नवंबर 1948 और दूसरा वाचन होगा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 और यही वो दिन है जब संविधान का द्वितीय वाचन का अंतिम दिवस था और भारतीय संविधान में प्रस्तावना को क्या कर लिया भाई, स्वीकार किया गया। एक एक फैक्ट प्रस्तावना से किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एक एक प्रश्न, अगर भारत के संविधान में प्रस्तावना को स्वीकार की डेट है तो वो संविधान के द्वितीय वाचन का अंतिम दिवस है 17 अक्टूबर 1949। अगर प्रस्तावना का विचार आएगा तो अमेरिका से आएगा। प्रस्तावना की भाषा शैली जो है उस पर प्रभाव किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना की पहली पंक्ति हम भारत के लोग वो हमने अमेरिका से ले ली और 1919 के भारत शासन अधिनियम और 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी प्रस्तावना थी और इसीलिए हमने भारत के संविधान में प्रस्तावना को ग्रहण किया। और प्रस्तावना का जो सबसे इंपॉर्टेंट आधार जो बेस है वो है आपका भारतीय संविधान की तीसरी बैठक। कौन सी है भाई, तीसरी बैठक है। और तीसरी बैठक कब होगी, तीसरी बैठक होगी सर 13 दिसंबर 1946 को। कब होगी, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है और यही वो बैठक है जिस दिन जवाहरलाल नेहरू एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और वो डेट है आपकी 13 दिसंबर 1946 और यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित हो जाएगा और पारित होने की तिथि है 22 जनवरी 1947। इसी उद्देश्य प्रस्ताव में 8 उद्देश्य थे और वर्तमान में जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखोगे तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था उसी पर आधारित है और उसी की एक तरह से कॉपी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्लियर है? एक एक बिंदु को आप क्लियर कर लें। प्रस्तावना का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अमेरिका में और सबसे पहले लिखित संविधान भी अमेरिका का होता है। सबसे पहले अगर भारत में बात करें तो प्रस्तावना का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में और 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी प्रस्तावना थी। और भारतीय संविधान में अगर प्रस्तावना को स्वीकार करेंगे तो द्वितीय वाचन का अंतिम दिवस 17 अक्टूबर 1949, इस दिन हमने भारतीय संविधान में प्रस्तावना को ग्रहण कर लिया। और प्रस्तावना का जो नींव आधार या बेस है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है जो 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। क्लियर है? आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। यस, प्रस्तावना के संबंध में प्रमुख जो विचारक हुए हैं उन्होंने क्या क्या कहा है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आने की संभावना रहेगी तो अच्छे से आपको याद रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आप संविधान की कुंजी, परिचय पत्र, दर्शन, मुखौटा, उद्देशिका, आत्मा की संज्ञा दी है। जब जब एक क्लियर कर दूं, देखो
आप पढ़ते हो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को अगर संविधान की आत्मा किसी ने कहा तो वो कौन है? वो है आपके अंबेडकर जी। कौन है? वो है आपके अंबेडकर। लेकिन अगर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसी ने कहा तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहने वाले दोनों में कंफ्यूजन है। अंतर समझ लेना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहने वाले हैं आपके ठाकुरदास भार्गव, और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा अगर किसी ने कहा है तो वो है आपके डॉक्टर बी आर अंबेडकर। एक आपको एन ए पालकीवाला का कथन याद रखना है। आप पढ़ते हो केशवानंद भारती बाद, जो केशवानंद के अधिवक्ता हुआ करते थे, ये एन ए पालकीवाला। इन्होंने संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कह दिया। जैसे आइडेंटिटी कार्ड परिचय पत्र से एक सारी डिटेल पता चल जाती है किसी के बारे में, तो ये वो आइडेंटिटी कार्ड है संविधान का, और संविधान का आइडेंटिटी कार्ड परिचय पत्र कहने वाले एन ए पालकीवाला। ठाकुरदास भार्गव प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा देंगे। अभी मैंने क्लियर कर दिया था, आत्मा अनुच्छेद 32 डॉक्टर अंबेडकर, और प्रस्तावना को आत्मा किसी ने कहा ठाकुरदास भार्गव। संविधान की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, जो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे प्रारूप समिति में। इन्होंने इसको राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी है। क्या दी है भाई? इन्होंने राजनीतिक कुंडली बता दिया। अर्नेस्ट बार्कर की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये तो संविधान की चाबी है, कुंजी है, इसके बिना तो संविधान रूपी जो ताला है वो खुलता ही नहीं है, ये अर्नेस्ट बार्कर कहने वाले हैं। और गोविंद दास है, इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आधारशिला, वेस्ट बता दिया, नींव बता दिया, आधारशिला बता दिया गोविंद दास ने। ये कुछ महत्वपूर्ण कथन है जहां से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है। चलते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली की ओर, और महत्वपूर्ण शब्दावली क्या क्या है संविधान की प्रस्तावना में अच्छे से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आप देखते हो तो सबसे पहले आता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की है। प्रतिष्ठा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समानता, और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपको एग्जामिनर पूछता है। कैसे पूछेगा? चलते हैं एक एक बिंदु पर। सबसे पहले संप्रभुता। प्रश्न आएगा, कोई भी राष्ट्र जब अपने आंतरिक और विदेशी मामला में स्वतंत्र निर्णय लेने की ताकत रखता है और अन्य किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं होता है तो वो कौन सी प्रणाली है, अर्थात वो राष्ट्र कैसा है? वो राष्ट्र संप्रभु, और यही एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। वो समाजवादी है, वो पंथनिरपेक्ष है, वो संप्रभु है। तो अगर कोई राष्ट्र जो अपने आंतरिक और विदेशी मामले में निर्णय स्वयं ले रहा है, किसी भी बाहरी शक्ति का उस पर दबाव नहीं है, इसका मतलब वो राष्ट्र कैसा है? संप्रभु है। और भारत 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत का संविधान लागू होगा, उसी दिन भारत एक संप्रभु राष्ट्र बनेगा और गणराज्य भी घोषित होगा। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी तबीयत थोड़ी खराब है, यस, एक मिनट, मौसम भी ऐसा चल रहा है। संप्रभुता 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक संप्रभुता, एक बाहरी संप्रभुता। और जब आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र है, और भारत पहले ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था, इसका मतलब संप्रभु नहीं था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान पूर्ण लागू होगा, भारत एक संप्रभु और गणराज्य बन जाएगा। ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट, संप्रभुता। अगला बिंदु भाई समाजवाद। अच्छा है, प्रश्न यहां से पूछता है। कैसे पूछेगा? उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायपूर्ण वितरण और उनका प्रयोग सामाजिक हित में करना कौन सी प्रणाली है? समाजवाद। क्या कहेंगे भाई? समाजवाद का मतलब होता है आपको बिना किसी भेदभाव के जो भी आपके उत्पादन और वितरण के साधन है उनका आपको न्यायपूर्ण वितरण करना है सभी नागरिकों में, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। सामाजिक हित में सभी जो साधन है उनका प्रयोग करना है। और समाजवाद की अवधारणा है वो आर्थिक न्याय पर आधारित है। पढ़ेंगे आगे चल के न्याय वाले टॉपिक में। समाजवाद शब्द मूल संविधान में वर्णित नहीं था, इंपॉर्टेंट लगा लेना है। क्या लगा लेना है? इंपॉर्टेंट। यहां से एग्जामिनर ने काफी बार प्रश्न पूछा है। कैसे पूछता है? देखो, 3 शब्द हैं जो संविधान की प्रस्तावना में नहीं थी, और अब तक केवल एक बार भारत की संविधान की प्रस्तावना में संशोधन होगा।
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, क्योंकि आपको एक बाद पढ़ेंगे 1973 में केशवानंद भारती बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय देगा कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसमें केवल अब तक एक बार संशोधन होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 3 शब्द जोड़े जाएंगे, जिनमें एक शब्द है समाजवाद, दूसरा शब्द है पंथनिरपेक्षता और तीसरा शब्द है अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए और एग्जामिनर का प्रस्तावना से रट लेना है। फेवरेट प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन 1976, 3 नए शब्द और संशोधन कितनी बार? एक बार। मूल संविधान में था ही नहीं, समाजवाद सब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ेगा और लोकतांत्रिक समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है भारत। अगला भाई पंथनिरपेक्षता। पंथनिरपेक्षता की अगर बात करें तो देखो 2 शब्द निकल के आते हैं, एक पंथनिरपेक्षता, एक धर्मनिरपेक्षता। पंथनिरपेक्षता एक व्यापक अवधारणा है, धर्मनिरपेक्षता संकुचित अवधारणा है। पंथनिरपेक्षता की अगर मैं बात करूं तो पंथनिरपेक्ष आप उस राज्य को कहेंगे जो राष्ट्र किसी भी विशेष धर्म का ना तो संरक्षण प्रदान करता है, सर्वधर्म समभाव की नीति को अपनाता है। किसको अपनाता है? सर्वधर्म समभाव की नीति का पालन करता है, कोई भी विशेष धर्म का समर्थन नहीं है, अर्थात सभी धर्म उसकी नजर में समान है। और भारत में आप देखते हो विविधता में एकता, बहुत सारे धर्मों के लोग प्यार से यहां रहते हैं, कोई आपत्ति है नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी धर्मों के लोग आपको यहां पर मिलेंगे। तो भारत कैसा राष्ट्र है? पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी धर्म के साथ समान संरक्षण, आपको आर्टिकल है 25 से लेकर 28, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता भी दी गई है, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान होती है। पंथनिरपेक्ष शब्द ही मूल संविधान में नहीं था, इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूं। 3 शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता ये जोड़े जाएंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होगा और प्रस्तावना में जोड़ा जाएगा। लोकतंत्र पढ़े भाई, आशा करता हूं समाज जो पढ़ाने का तरीका है या जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट्स रहता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। 100% मैं या मेरी जो भी टीम है आपको 100% रिप्लाई देगी, टेंशन नहीं लेना है। चले भाई, लोकतंत्र। लोकतंत्र के संबंध में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एक अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, रट लेनी है। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, ये अब्राहम लिंकन कहते हैं। और लोक माने जनता और तंत्र माने शासन। तो जनता का शासन, अब जनता का शासन वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष हो सकता है, और इसी के आधार पर लोकतंत्र के 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। क्लियर है? प्रशासन में जनता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदारी, ये आपके लोकतंत्र का मतलब है। लोक माने जनता और तंत्र माने शासन, अर्थात जनता का शासन। और अब्राहम लिंकन की परिभाषा, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा ही शासन लोकतंत्र कहलाता है। गणराज्य इंपॉर्टेंट है, पहले भी यहां से प्रश्न आया है गणराज्य से। और गणराज्य का मतलब होता क्या है? देखो, गणराज्य भारत पहले था क्या? 26 जनवरी 1950 से पहले भारत गणराज्य नहीं था। गणराज्य का सीधा सा मतलब होता है कि जब राष्ट्र अध्यक्ष अर्थात आपके देश का प्रमुख निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। अगर राजा का बेटा जब राजा बनता है, अर्थात वो राष्ट्र क्या नहीं है? गणराज्य या गणतंत्र नहीं है। तो भारत में ये प्रणाली है, ये 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बनेगा। इसी दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा और भारत के राष्ट्रपति अर्थात भारत के राष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पद की शपथ लेंगे और इसी दिन से भारत क्या बन जाएगा? गणराज्य। और गणराज्य का तात्पर्य सीधा होता है जब किसी देश अर्थात राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। अगला न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें, मैं बार बार आपको बताया था 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और यहां से एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है। कैसे पूछेगा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और अगला कुछ चौथा न्याय और दे देगा और वो पूछ लेगा आपसे। क्लियर है? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है आपके प्रस्तावना में, ये रट लेना है। प्रश्न ऐसे भी आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की। कौन कौन से?
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और अगर ऐसे पूछे कि निम्न में से कौन सा न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, 3 न्याय दे देगा, चौथा अलग दे देगा और आपसे पूछ लेगा। क्लियर? अगला भाई, तबियत थोड़ी खराब है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है? आंसर होगा सर 5। कौन से हैं? 5। अगर एग्जामिनर पूछे आपको स्वतंत्रता का अधिकार याद है क्या? भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 से लेकर 22, इसमें स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन मिलेगा। जब आप भाग 3 देखोगे, और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 और 19(1), इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको स्वतंत्रता मिलेंगी 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। क्लियर? अगला भाई, समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता वर्णित है। बार बार बता रहा हूं, प्रतिष्ठा और अवसर की। आप जब प्रस्तावना पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। प्रतिष्ठा और अवसर की, अगर पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो उसमें एक और थी, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रताएं ली? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा की और अवसर की। विधि, अगर समानता के अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 से लेकर 18, भाग 3 वही मूल अधिकार, इसमें भी समानता के अधिकार का वर्णन मिलता है 14 से लेकर 18। क्लियर भाई? अगला, एकता और अखंडता। अच्छा प्रश्न बनता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया है अखंडता शब्द को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। इंपॉर्टेंट है ये 3 चीज, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। कौन सा संविधान संशोधन होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में होगा। 3 नए शब्द जुड़ेंगे। बार बार बता रहा हूं, केशवानंद भारतीवाद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय देता है ऐतिहासिक की प्रस्तावना पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे, आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं होगा। और 3 नए शब्द पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया जाएगा और अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। ये थी आज की क्लास। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्यार, लाड़, प्यार, स्नेह आप मुझे प्रदान कर रहे हैं, इसी प्रकार देते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लास्ट तक आप वीडियो को देखेंगे, आपको पता लगेगा सच में कि एक भी फैक्ट, एक भी जो प्रश्न है किस किस प्रकार से एग्जाम में आ रहा है, वो सारा मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, रीड 2025।